बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर बाजार संतुलन, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र के द्वारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि यदि बाजार मांग वक्र या बाजार पूर्ति वक्र दोनों में शिफ्ट हो जाता है तो पूर्ति मात्रा और मांग मात्रा और कीमत संतुलित किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसके बारे में हमने जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि यदि फर्में निर्बाध रूप से उद्योगों में प्रवेश करे और बहिर्गमन करे, अर्थात फर्मों की संख्या स्थिर ना हो, तो बाजार संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होगा। तो शुरू करते हैं कि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन से किस प्रकार से बाजार में संतुलन स्थापित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन से क्या अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म ना अधि सामान्य लाभ कमा सकती है और न ही हानि उठा सकती है, अर्थात संतुलन कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि फर्में यदि उद्योग में निर्बाध रूप से प्रवेश करें, यदि फर्में उद्योग में से निर्बाध रूप से बहिर्गमन करें तो क्या होता है, ना तो फर्म ना तो अधि सामान्य लाभ कमा पाएगी। क्यों? क्योंकि यदि फर्में अधि सामान्य लाभ कमा रही होंगी तो क्या होगा, बाकी जो फर्में हैं वो उससे आकर्षित होंगी और उद्योगों में प्रवेश कर जाएंगी। तो जो अधि सामान्य लाभ है वो कम होकर सामान्य लाभ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि फर्में हानि उठा रही होंगी तो क्या होगा, बहुत सारी फर्में उद्योग छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि हानि हर कोई नहीं उठा सकता। तो यदि वो उद्योग छोड़कर चली जाएंगी तो जो फर्में अभी तक जो हानि उठा रही थी उनका जो हानि है वो सामान्य लाभ में बदल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि फर्मों को निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और सामान्य लाभ कब होता है, जब कीमतें औसत लागतों के बराबर होती है, जब P बराबर क्या होती है, AC। कीमत कैसी होती है, न्यूनतम जो औसत लागत है उसके बराबर होती है। हमने डायग्राम बनाया था पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, ये P AR बराबर MR, तो ये कीमत है, ये हमारा औसत लागत वक्र है। तो ये दोनों जब बराबर होते हैं, यहाँ पर P बराबर AC होता है। हमने पढ़ा था ना कि उत्पादन बंद बिंदु होता है, तो यही होता है P बराबर AC, जहाँ तक फर्में क्या कर सकती हैं, अपनी हानि सहन कर सकती है। ये स्थिर लागतों की हानि के बराबर तो फर्में क्या कर सकती है, सहन कर सकती हैं। और इसके बाद यदि कीमतें कम हो जाती हैं, यदि AC से भी कीमतें यदि P1 हो जाती है, कम हो जाती हैं, तो फर्में क्या कर देती हैं, उत्पादन बंद कर देती हैं। हमने यही पढ़ा था ना। तो फर्म जो AC का जो न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम औसत लागत का बिंदु है, वहाँ तक फर्में क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं और सामान्य लाभ क्या करती हैं, अर्जित कर रही होती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बाजार संतुलन की स्थिति में यदि हम देखें फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में, तो बाजार संतुलन अर्थात फर्में क्या कीमत ले रही होंगी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर, और फर्में सामान्य लाभ ही क्या करेंगी, अर्जित करेंगी। यही लिखा हुआ है। अधि सामान्य लाभ पर तो नई फर्में क्या होंगी, आकर्षित होगी। फर्मों की संख्या बढ़ने से अधि सामान्य लाभ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि फर्में अधि सामान्य लाभ अर्जित कर रही होंगी तो बहुत सारी फर्में आकर्षित होकर उद्योगों में प्रवेश करेंगी और फर्मों का जो अधि सामान्य लाभ है वो घट जाएगा और सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। P अधिक है किससे, औसत लागत से, तब ये स्थिति उत्पन्न होगी अधि सामान्य लाभ की, और ये अधि सामान्य लाभ खत्म हो जाएगा और वापस से P बराबर AC की स्थिति आ जाएगी, अर्थात सामान्य लाभ की स्थिति आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं कि यदि सामान्य लाभ है तो फर्मों के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। यदि P बराबर AC है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत है, फर्मों को सामान्य लाभ ही अर्जित हो रहा है, तो कोई भी नई फर्म प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि फर्मों के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरी स्थिति में क्या होता है, यदि सामान्य से कम लाभ होता है तो फर्में बहिर्गमन करेंगी, जिससे लाभ में वृद्धि होगी और लाभ किस पे पहुंच जाएगा, सामान्य लाभ के स्तर पर हो जाएगा। यदि औसत लागतें तो क्या है, अधिक है, किससे, कीमत से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फर्म को हानि हो रही होगी। हानि हो रही होगी तो बहुत सारी फर्में उत्पादन बंद कर देंगी, उद्योगों से क्या हो जाएंगी, बहिर्गमन कर जाएंगी। तो ऐसे में जो हानि की स्थिति है उसमें क्या होगा, लाभ में वृद्धि होने लग जाएगी और जो हानि सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तीनों सिचुएशन, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में यदि अधि सामान्य लाभ होगा तो फर्में प्रवेश करेंगी, अधि सामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल जाएगा। और यदि फर्मों को सामान्य लाभ होगा तो कोई फर्में आकर्षित नहीं होगी, वो सामान्य लाभ बना रहेगा, P बराबर AC रहेगा। यदि फर्मों को हानि हो रही होगी, यदि कीमतें औसत लागत से क्या होगी, कम होगी, लागतें अधिक होगी, तो बहुत सारी फर्में उत्पादन बंद कर देंगी और उद्योगों में से बहिर्गमन कर जाएंगी। तो जो हानि है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, फर्म केवल वहाँ उत्पादन
कहाँ पर? फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में, जहाँ पर न्यूनतम औसत लागत के बराबर क्या होती है? कीमत होती है। अर्थात फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो पूर्णतया क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हमने पढ़ा, प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी। अर्थात फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन का अर्थ है बाजार कीमत सदैव कहाँ रहेगी? न्यूनतम औसत लागत के बराबर रहेगी। अर्थात जो कीमत है वो हमेशा P बराबर AC के बराबर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी? P, और ये AR बराबर MR था, तो यहाँ पर ही क्या रहेगा? AC यहाँ पर के बराबर ही रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, कब? जब फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन है उस स्थिति में। ठीक है, आगे है कि P बराबर क्या रहेगी? न्यूनतम औसत लागत। इसे हम ये कह सकते हैं P बराबर न्यूनतम औसत लागत। ये वाला कैसा वक्र हो जाएगा? फर्म का पूर्ति वक्र कैसा हो जाएगा? पूर्णतया लोचदार। संतुलन में इस कीमत पर बाजार मांग द्वारा पूर्ति की मात्रा निर्धारित होगी। ये तो हमारा पूर्ति वक्र हो गया। कौन सा? पूर्णतया लोचदार। अर्थात यहाँ पर न्यूनतम औसत लागत के बराबर कीमत निर्धारित होगी, तो पूर्ति वक्र हो गया। अब क्या होती है? जो मांग होती है उसके द्वारा संतुलन निर्धारित होगा। तो मांग है, मांगी गई मात्रा क्या होती है? विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा अलग अलग होती है विभिन्न कीमतों पर, लेकिन यहाँ कीमत कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो मांग मात्रा के द्वारा हम क्या करेंगे? पूर्ति है हमारे पास, पूर्ति वक्र और मांग वक्र है, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे? बाजार संतुलन और बाजार जो संतुलित कीमत है वो निर्धारित करेंगे। P न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फर्म समान मात्रा में Q0F पूर्ति करती है। जो P क्या है? हमारी कीमत है, जो कि किसके बराबर होती है? न्यूनतम औसत लागत पर। इसके पर जो फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति है वो कैसी होती है? समान ही होगी। क्यों? पूर्ति वक्र कैसा है? पूर्णतया लोचदार है। आ रहा है बच्चों समझ में? प्रत्येक फर्म के द्वारा जो पूर्ति की जाएगी वो Q0F यहाँ पर दे रखा है इंडिकेशन, उसके बराबर प्रत्येक फर्म समान पूर्ति करेगी। यहाँ पर हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये P0 हम लिख लेते हैं इसको, न्यूनतम औसत लागत। यही क्या होता है? पूर्ति वक्र है, बाजार पूर्ति वक्र है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा पूर्ति वक्र, और ये है हमारा मांग वक्र। तो इसके निर्धारण के द्वारा हमारा ये जो Q0 है वो हमारा संतुलित मांग और पूर्ति मात्रा निर्धारित होती है, और P0 क्या है? हमारी संतुलित कीमत निर्धारित होती है। तो फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में क्या रहता है? मांग मात्रा है वो तो बदल सकती है, लेकिन पूर्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है। और कहाँ पर रहती है? जहाँ कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर हो जाती है। अर्थात पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार हो जाता है। आगे बच्चों समझ में? यहाँ पर लिखा है कि बाजार में संतुलित फर्मों की संख्या फर्मों की उस संख्या के बराबर है जहाँ P0 कीमत पर Q0 पूर्ति करे। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर P0 क्या है? कीमत है, और Q0 क्या है? संतुलित मांग और वह पूर्ति मात्रा है। अब हमें यदि ज्ञात करना है कि बाजार में कितनी फर्में संतुलित हैं, तो हमने अभी जैसे कि देखा कि जो फर्में हैं वो समान मात्रा में पूर्ति करती हैं, और वो उनके द्वारा जो पूर्ति की जाती है वो होती है Q0F। वो तो फर्मों एक फर्म के द्वारा की जाने वाली पूर्ति है Q0F। और बाजार में बहुत सारी फर्में होती हैं, क्योंकि बाजार क्या होता है? बहुत सारी फर्मों से मिलके ही तो बनता है, तभी तो वो उद्योग होता है। तो उसमें क्या होता है? जो उनके द्वारा की जाने वाली पूर्ति होती है बाजार में वो क्या होती है? Q0 होती है। अब यदि हमें ज्ञात करना है कि संतुलित फर्में की संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना होगा? जो संतुलित जो हमारी पूर्ति मात्रा है, मांग मात्रा है, उसमें जो एक फर्म के द्वारा की जाने वाली पूर्ति है उसका हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगी संतुलित फर्मों की संख्या। यहाँ पर यही लिखा है कि प्रत्येक फर्म इस कीमत पर Q0F मात्रा की पूर्ति करती है, और यदि हमें संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात करनी है, N0 ज्ञात करनी है, तो हम Q0 जो Q0 है उसमें Q0F का भाग दे देंगे। Q0 तो क्या है? संतुलित मात्रा, पूर्ति और मांग मात्रा, और ये है Q0 है प्रत्येक फर्म के द्वारा की जाने वाली पूर्ति। ठीक है, यदि क्या करती है फर्म जो क्या करना चाहती है? P0 कीमत पर Q0 पूर्ति करती है, तभी वो क्या होती है? संतुलित हो पाती है।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो यदि हम इसको एक सवाल से देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारे सामने बाजार मांग वक्र दिया हुआ है, बाजार मांग वक्र के द्वारा हमने संतुलन भी स्थापित किया ना अभी, कि ये हमारा बाजार मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है। तो इस प्रकार Q0 क्या हो जाती है, हमारी संतुलित मांग व पूर्ति मात्रा निर्धारित हो जाती है, और P0 हमारी संतुलित कीमत निर्धारित हो जाती है। अब इसी के आधार पर सवाल जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि माना गेहूं का जो बाजार मांग वक्र है वो हमारे सामने दे रखा है 200 माइनस P। ये बाजार मांग वक्र है, अच्छे से समझना। और क्योंकि यदि कीमत है वो क्या होती है, 200 से क्या होती है, अधिक होती है, तब तो बाजार मांग वक्र ये रहता है। लेकिन यदि कीमत क्या हो जाती है, 200 से कम हो जाती है, यदि कीमत 200 से कम होती है तब तो हमारा बाजार मांग वक्र ये होता है। और यदि कीमत 200 से अधिक हो जाती है, 200 से अधिक हो जाती है तो बाजार मांग वक्र क्या हो जाएगी, 0। अर्थात जो उपभोक्ता है वो 200 तक ही कीमत दे सकता है, 200 से अधिक कीमत देगा तो वो अपनी मांग को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यही यहाँ पर है। आगे बच्चों समझ में, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने मांग की बात की, जब हमने पूर्ति की बात की, कि उपभोक्ता क्या करता है, कम से कम कीमत देना चाहता है और जो विक्रेता है वो अधिक से अधिक कीमत लेना चाहता है। ठीक है। अब बाजार में जो सारी फर्में हैं वो कैसी होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूपी फर्म होती है। अब प्रत्येक एक, यदि हम किसी अकेली फर्म की यदि पूर्ति वक्र देखें, हमने पढ़ा था कि जो सभी जो फर्में हैं वो Q0F के बराबर क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। तो उनकी पूर्ति यदि हम देखें वक्र तो है 10 प्लस P। कितनी होती है, 10 प्लस P। यदि उनको 20 से अधिक कीमत प्राप्त होती है तब तो वो अपनी पूर्ति करती हैं 10 प्लस P। यदि उनकी जो कीमत है वो 20 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात 20 क्या है, न्यूनतम औसत लागत है। हमने बताया था ना कि फर्म को न्यूनतम औसत लागत तो मिलनी ही चाहिए, और यहाँ पर न्यूनतम औसत लागत ही क्या होती है, कीमत होती है। तो कीमत कितनी है, 20, अर्थात 20 से यदि अधिक कीमत मिलती है तब तो वो 10 प्लस P पूर्ति करेगी। लेकिन यदि 20 से यदि कम कीमत मिलती है तो उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना है, ये बाजार मांग वक्र है और ये हमारा क्या है, एक फर्म का पूर्ति वक्र है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो न्यूनतम कीमत है जिस पर न्यूनतम औसत लागत बराबर होती है, P बराबर AC होती है, वो कितनी है, 20। कितनी है, 20। तो यहाँ पर हमारी जो P है 20 है। कितनी आएगी हमारी, P बराबर 20, अर्थात जो न्यूनतम औसत लागत है AC है वो भी कितनी होगी, हमारे यहाँ पर 20 होगी। 20 से जो कम कीमत है वो क्या होगी, कभी भी फर्म उस पर पूर्ति नहीं करेगी। आगे बच्चों समझ में। अब हम यदि हमारी जो बाजार मांग है उसमें यदि हम इस 20 कीमत को फिट करते हैं तो QD अर्थात हमें जो Q0 जो हमें ज्ञात करना था, जो हमारी संतुलित कीमत और संतुलित मांग व पूर्ति मात्रा है वो हमें 180 प्राप्त हो जाती है। अर्थात 20 रुपये कीमत पर कितनी संतुलित मात्रा होती है, 180। ठीक है। आगे बच्चों समझ में, क्योंकि बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र के बराबर ही होगा ना संतुलन पे। ठीक है। इसके बाद हम यदि देखते हैं एक फर्म के द्वारा की जाने वाली पूर्ति कितनी है, तो कीमत कितनी है, 20। तो फर्म के द्वारा जो समान पूर्ति की जाती है फर्म के द्वारा वो कितनी की जाती है, 30। अर्थात जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा था, यदि हमें संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें Q0 में Q0F का भाग लगाना होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, N0 Q0 में Q0F का भाग। अब Q0 संतुलित मात्रा जो है वो कितनी आई है हमारी, 180 आई है, 180। और जो फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति है वो हमारी कितनी आई है, 30। अर्थात जो संतुलित फर्मों की संख्या वो कितनी होगी, 6 फर्में ऐसी होंगी जो कि क्या करेंगी, जो कीमत दी हुई है 20 कीमत, उस पर क्या करेंगी, पूर्ति करेंगी। कितनी, 180 पूर्ति की मात्रा उनकी ये होगी। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में हमने देखा कि किस प्रकार से जो फर्में हैं वो न्यूनतम औसत लागत के बराबर ही कीमत निर्धारित करती है। जो उनका मांग वक्र है उसके आधार पर उनकी संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा निर्धारित होती है, और इस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी फर्में हैं जो संतुलन में हैं।
ठीक है बच्चों। अब जैसा कि हमने स्थिर संख्या में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने स्थिर संख्या में कि यदि क्या होता है फर्में मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, फर्मों की संख्या स्थिर होती है तो क्या होती है कीमत, संतुलन कीमत भी प्रभावित होती है और संतुलन मात्रा भी प्रभावित होती है। यही हमने पढ़ा था। चूंकि अब हम फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने पढ़ा कि कीमत है वो तो स्थिर रहती है जो कि न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, पूर्णतः लोचदार वक्र होता है। तो हमारा पूर्ति वक्र तो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। केवल हम किस में बदलाव कर सकते हैं, हमारे मांग वक्र में बदलाव कर सकते हैं। मांग वक्र क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो मांग वक्र यदि शिफ्ट हो जाता है, पूर्ति वक्र हमारा बना रहता है, तो किस प्रकार से संतुलन प्रभावित होगा, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है मांग में शिफ्ट। तो हम पहले वही डायग्राम बनाएंगे जो अभी हमने बनाया। P0 बराबर हमारा यहाँ पर है न्यूनतम औसत लागत, जो कि फर्म का क्या है, पूर्ति वक्र है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। और ये DD हमारा है मांग वक्र। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये हमारा Q0 संतुलित मांग व पूर्ति मात्रा निर्धारित हो गई। अब हम यदि क्या करते हैं, मांग में शिफ्ट कर देते हैं। मांग में शिफ्ट था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है यदि मांग क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, और मांग में कमी हो जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। यदि हम मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट कर देते हैं, D से D1 कर देते हैं, ये सिचुएशन है फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में, तो हम देखते हैं पूर्ति तो स्थिर रहेगी, कीमत स्थिर रहेगी। केवल क्या होगा, ये जो हमारी मात्रा है वो बढ़ के Q0 से Q1 हो जाएगी। और यदि इसका उल्टा कर देते हैं, यदि हम मांग वक्र को क्या कर देते हैं, बाईं ओर शिफ्ट कर देते हैं, यदि मांग में कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगी, संतुलन मात्रा भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, जबकि कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईजी है ना। देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से होगा ये, कि निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में मांग में शिफ्ट होने पर नए संतुलन पर बाजार उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। मतलब कीमत वही रहेगी, लेकिन जो शिफ्ट होता है तो यदि मान लो कि यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो क्या होगी, पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, और मांग वक्र यदि बाईं ओर शिफ्ट होता है तो पूर्ति घटानी पड़ेगी, लेकिन कीमत वही रहेगी, उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति की जाएगी। यदि दाईं ओर शिफ्ट हो गया तो पूर्ति बढ़ाई जाएगी और बाईं ओर शिफ्ट हो गया तो पूर्ति घटाई जाएगी। ठीक है बच्चों, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होने से अधिमांग होगी। मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया अर्थात क्या होगा कि मांग अधिक होगी। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब मांग अधिक होगी तो कुछ ऐसे उपभोक्ता होंगे जो कि क्या करेंगे, कीमत बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति करेंगे, क्योंकि उनको तो चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता होंगे जो कि कीमतों को बढ़ाने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर ये लिखा है कि अतः कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता अधिक कीमत देने को तैयार होंगे, अतः कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि, जिससे अधिक सामान्य लाभ अर्जित की संभावना होगी और नई फर्में क्या होंगी, आकर्षित होगी। यदि कीमतें बढ़ेंगी तो फर्मों को क्या लगेगा कि अब तो लाभ होगा, तो वो क्या कर जाएंगी, उद्योगों में प्रवेश कर जाएंगी, तो जो अधिक सामान्य लाभ है उसकी जो स्थिति है वो आ जाएगी, जिससे अधिक सामान्य लाभ अर्जित की संभावना होगी और नई फर्में क्या होंगी, आकर्षित होंगी, और नई फर्मों के आने से अधिक सामान्य लाभ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और कीमत पुनः वहीं P0 पर आ जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में, कि यदि मांग बढ़ती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि मांग बढ़ने से कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता क्या करेंगे, मांग में वृद्धि की वजह से उनको लग रहा है कि उनको सामान नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो कीमत बढ़ाने के लिए तत्पर होंगे। कीमत को वो बढ़ाएंगे तो जिससे बहुत सारी फर्में आकर्षित होंगी कि भाई उनको क्या मिलेगा, अधिक सामान्य लाभ मिलेगा, इसलिए वो उद्योगों में क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। उनका उद्योगों में प्रवेश करने के बाद जो अधिक सामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएगा और सामान्य लाभ आ जाएगा और कीमतें पुनः कम हो जाएंगी, कि नई फर्में आकर्षित होंगी, नई फर्में आने से अधिक सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा और कीमत पुनः वहीं P0 पर आ जाएगी। ठीक है, और यदि अब इसका विपरीत होता है कि यदि मांग वक्र क्या होता है, बाईं ओर शिफ्ट होता है तो न्यून मांग होगी। यदि मांग वक्र कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बाईं तरफ हो जाएगा, तो इससे क्या होगी, मांग तो कम होगी और पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो विक्रेता है वो क्या करना चाहेंगे, अपनी कीमत को कम कर देंगे। अब वो कम कर देंगे तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारी जो फर्में हैं उनको लगेगा कि यहाँ तो हानि हो रहा है, तो इसीलिए वो उद्योगों में से निकल जाएंगी और जो हानि है वो किस में बदल जाएगी, सामान्य लाभ में बदल जाएगा और वापस से वही P0 कीमत आ जाएगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अतः फर्में उत्पादन इच्छित मात्रा में बेच न पाने के कारण कीमतों को क्या करना चाहेंगी, कम करना चाहेगी, क्योंकि मांग तो क्या है,
कम है, न्यून मांग हो गई और फर्में अपना उत्पादन क्या करना चाह रही हैं, बेचना चाह रही हैं, और क्या लोग उस उत्पादन को ले नहीं रहे, तो इसलिए फर्मों को क्या करना पड़ेगा, कीमतों को कम करना पड़ेगा। कीमत घटने से क्या होगी, हानि की संभावना होगी। यदि फर्में कीमत कम लेंगी तो हानि की संभावना होगी, अतः विद्यमान फर्में क्या होंगी, बहिर्गमन करेंगी और कीमत पुनः वही आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो अर्थात मांग में वृद्धि हो, चाहे मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो अर्थात मांग में कमी हो, लेकिन कीमतें हमेशा उसी स्थिति पे बनी रहेंगी। केवल संतुलित जो मांग व पूर्ति की मात्रा है उसमें बदलाव होगा। यदि मांग बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, मांग घटती है तो पूर्ति और संतुलित मांग और पूर्ति की मात्रा घट जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ पर यही बताया गया। जबकि हम इसको यदि कंपैरेटिवली उससे देखें फर्मों के स्थिर संख्या के संदर्भ में, तो हमने देखा था कि यदि मांग वक्र शिफ्ट होता है तो कीमत भी परिवर्तित होती है और मात्रा भी परिवर्तित होती है, चाहे मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो चाहे मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो। लेकिन यहाँ पर केवल क्या परिवर्तित होती है, मात्रा परिवर्तित होती है, कीमतें परिवर्तित नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है कि फर्मों की स्थिर संख्या के संदर्भ में संतुलन कीमत और मात्रा दोनों प्रभावित होती हैं यदि मांग वक्र क्या होता है, शिफ्ट होता है। लेकिन यदि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति होती है तो उस संदर्भ में क्या होता है, मांग वक्र के शिफ्ट होने से केवल मात्रा प्रभावित होती है, कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मांग वक्र यदि दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन मात्रा और फर्मों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो सबको क्या लगेगा कि सामान्य लाभ, जो अधिक सामान्य लाभ मिलेगा, लाभ की संभावना आएंगी तो बहुत सारी फर्में आएंगी, तो फर्मों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और संतुलन मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कीमत अपरिवर्तित रहती है, जैसा कि हमने डायग्राम में पढ़ा। और इसके विपरीत क्या होता है, यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन मात्रा और फर्मों की संख्या में क्या होगी, कमी, संतुलन मात्रा भी कम हो जाती है और फर्में हानि की स्थिति को देखते हुए उद्योगों से बहिर्गमन करती है, अर्थात फर्मों की संख्या में कमी होती है, लेकिन संतुलन कीमत यहाँ पर भी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है बच्चों, ये इसका जो हमने अभी तक जो पढ़ा फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में मांग वक्र के शिफ्ट का प्रभाव, तो ये इसका क्या है, एक तरह से एसेंस है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी कॉपी में नोट करना है और डायग्राम्स भी बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन में स्थिर संख्या की तुलना में मांग में पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखो, जो फर्मों के प्रवेश और निर्बाध की स्थिति देखो और स्थिर संख्या की स्थिति देखो, तो जो फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति है उसमें केवल मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, कीमत पर तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जबकि स्थिर संख्या है तो उसमें कीमत पर भी प्रभाव पड़ता है और मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर यही क्या है कि फर्मों के निर्बाध और बहिर्गमन व स्थिर प्रवेश की स्थिति में स्थिर संख्या की तुलना में मांग में शिफ्ट का मात्रा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में केवल मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव स्थिर संख्या की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर कीमत तो प्रभावित होती नहीं है, किंतु यहाँ संतुलन कीमत कैसी रहती है, अप्रभावित रहती है। ये तो हम बता चुके हैं, संतुलन कीमत कैसी रहती है फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में, अप्रभावित रहती है। केवल किस पर प्रभाव पड़ता है, संतुलन मात्रा पर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव फर्मों की स्थिर संख्या की तुलना में अधिक होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमने इस वीडियो में क्या जानकारी ली, हमने जानकारी ली कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में जो पूर्ति वक्र है वो तो पूर्णतः लोचदार हो जाता है, कीमत न्यूनतम औसत लागत के स्तर तक रहती है। तो केवल मांग वक्र के द्वारा पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार और केवल मांग वक्र के द्वारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारित होना है। यदि मांग वक्र शिफ्ट होता है तो संतुलन मात्रा प्रभावित होती है, संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बच्चों समझ में, ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई है इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, डायग्राम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सवाल समझाया है जिसमें हमने ज्ञात किए कि संतुलित फर्मों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस क्या होते हैं जो कि सरकार के द्वारा यूज लिए जाते हैं। सरकार किस प्रकार से उच्चतम कीमत निर्धारित करती है और किस प्रकार से निम्नतम कीमत निर्धारित करती है लोगों के कल्याण के लिए, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।